आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आप जैसा कि मेरी आवाज़ बैठी हुई पा रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को ये चीज़ें पता होंगी कि मतलब ये आवाज़ ऐसा तो है नहीं कि फिल्मी गाने गाने से आवाज़ बैठ गई है। नहीं, ये आप लोगों के हितों को आरक्षित रखने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए जिस तरीके से हम लोगों के माध्यम से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी सर्वोच्च न्यायालय से जीतने के बावजूद भी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हर हाल में हर जगह से इनको बाहर किया जाए, और आपका भाई इस प्रयास में जुटा हुआ है कि हर हाल में हर कीमत पे आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। अब टकराव की स्थितियां हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिसकी जो क्षमता होगी उसका वो प्रदर्शन करेगा ही करेगा। मैं भी आप सभी लोगों के लिए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा हूं, और अभी तक तो परिणाम हमें सुखद तौर पे ही दिखे हैं। और सूचना प्राप्त हो रही है कि एनसीटीई संशोधित गाइडलाइन में आरटीई एक्ट में संशोधन करते हुए आप सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए नई शिक्षा नीति पर उसकी गाइडलाइन को तैयार कर रहा है, ठीक है ना। और इसका बाकायदा मसौदा भी तैयार किया जा चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आप सभी लोगों को जो इम्पैक्ट दिखने वाला है, जो इम्पैक्ट केंद्र सरकार की तरफ से दिखने वाला है, उसका एडवांटेज आप लोगों को मिलेगा, पहला। दूसरा ये कि पहली बार उत्तर प्रदेश शासन ने किसी कार्यदायी संस्था को पत्र लिखा है जिसमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए उन्होंने बात की है कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है। चूँकि ये एकदम कन्फर्म हो चुका है कि 1,26,000 से अधिक पद खाली हैं, तो इसको योगी सरकार भी इग्नोर नहीं कर सकती। उन्होंने ऑफिशियल तरीके से एक पत्र लिखा है एनसीटीई को, जिसमें बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए स्पेशल अनुमति मांगी गई है कि हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती करा सकें। लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती तब तक नहीं हो सकती जब तक कि यूपीटीईटी का आयोजन ना हो। 2022 में वैसे भी यूपीटीईटी नहीं हुई, अब आ गया 2023 भी अब समाप्त होने को है, 8वां महीना चल रहा है, आप सभी लोगों का देख ही रहे हैं, है ना। और 4 महीने शेष हैं इस वर्ष में। तो इस वर्ष में जो 4 महीने शेष हैं, इन्हीं में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। और ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती भले ही अन्य राज्यों को आधार बना करके हाई कोर्ट में याचिकाएं डाली जा रही हों, लेकिन जब तक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार या संशोधन के अनुसार जब तक कि एनसीटीई की कोई गाइडलाइन नहीं आएगी, तब तक कोई भी राज्य खुला स्टैंड नहीं ले सकते। वो मतलब बाध्य नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे आपका बिहार का शिक्षक भर्ती आया है। बिहार के शिक्षक भर्ती को लेकर के भी आप सभी लोगों को कशमकश का सामना करना पड़ रहा होगा कि हम पेपर दें अथवा ना दें। आप लोग पेपर दीजिए, आप लोगों का परिणाम भी आएगा और आपको नियुक्तियां भी मिलेंगी, ठीक है ना। क्योंकि तब तक संशोधन हो चुका होगा और तब तक आप सभी लोगों के एनसीटीई की जो संशोधित गाइडलाइन है उसको जारी किया जा चुका होगा। अब एनसीटीई की गाइडलाइन को जारी करने के लिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ऐसे ही तो कोई पल्ला झाड़ नहीं सकता, क्योंकि केंद्र सरकार का राजपत्र होगा, ठीक है ना। और यदि केंद्र सरकार का राजपत्र बीएड विद्यार्थियों के विपरीत आता है तो उसमें भी उनको डिसएडवांटेज है, अगर इसके पक्ष में आता है तो उनको एडवांटेज है। तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार भी फूक के कदम रख रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है विद्यार्थियों की जो मांगे हैं कि हमें अध्यादेश चाहिए इन तमाम भर्तियों पर, अध्यादेश को लेकर के भी चर्चाएँ चल रही हैं। और जाहिर सी बात है हमसे आपसे ज़्यादा राजनीति के विशेषज्ञ उनके पास मौजूद हैं। हर चीज़ का नफ़ा नुकसान तय करने के बाद ही कोई प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, चाहे अध्यादेश हो, चाहे आपके लिए नई संशोधित गाइडलाइन हो, चाहे आरटीई एक्ट का संशोधन हो, इन तमाम मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि आगामी 10 से 15 दिन के भीतर आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी भी केंद्र सरकार की तरफ से, ठीक है ना। क्योंकि ये मुद्दा इतना क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच चुका है कि इसके आधार पर 2018 के बाद जितने भी नियुक्त हुए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो 2010 के पहले भी नियुक्त हुए हैं उनकी भी नौकरी पे संकट आ पड़ा है। क्यों? क्योंकि ब्रिज कोर्स उन्होंने नहीं किया हुआ है।
और ऐसा नहीं कि केवल ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, नहीं, ये पूरे भारतवर्ष की बात हो रही है। पूरे भारतवर्ष में जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को आधार बना करके हाई कोर्ट में याचिकाएं की जा रही है, तो हाई कोर्ट भी राज्य सरकारों से जवाब मांग रहा है कि आपके यहाँ कितने बीएडधारी नियुक्त हैं, क्या उन्होंने ब्रिज कोर्स किया है कि नहीं, जितने अध्यापकों ने ब्रिज कोर्स नहीं किया उनका पूरा डेटा प्रस्तुत किया जाए। तो इन तमाम तथ्यों को लेकर के मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, एनसीटीई ने जो है आपके ब्रिज कोर्स का सिलेबस तैयार कर लिया है और उसको अनुमोदन हेतु अभी एमएचआरडी मिनिस्ट्री के विषय विशेषज्ञ पैनल के माध्यम से उसको जो है अनुमोदित कराया जाएगा, अप्रूवल दिलाया जाएगा, ठीक है ना। जब ये पास हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए, तब वो ब्रिज कोर्स का पूरा सिलेबस तैयार करके आप लोगों के सम्मुख रख दिया जाएगा कि ये आधार होगा ब्रिज कोर्सेस को। और जो आपके बेसिक शिक्षा मुख्यालय होंगे मतलब राज्यों में, उन्हीं के माध्यम से ये ब्रिज कोर्सेस कराए जाएंगे, ठीक है ना। ये कन्फर्म है, क्लियर है। और विद्यार्थियों की दुखी बढ़ गई है, 69,000 हो या 72,825 हो या आपके अन्य भर्तियाँ हों, ठीक है ना, जो विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से हुआ करती थी। जाहिर सी बात है उनकी जो दिलों की धड़कनें हैं वो बढ़ गई हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भी नौकरी पर संकट आ जाए। संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अप्रूवल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन के भीतर प्राप्त हो जाएगा। और इसी अप्रूवल को जब मिल जाएगा उन्हें एनसीटीई को, इसी अप्रूवल को अन्य सरकारों को भी प्रेषित कर दिया जाएगा कि ये ब्रिज कोर्स आप सभी लोगों का सिलेबस है, आप इसी के आधार पर शिक्षकों की ट्रेनिंग कराएं, ठीक है ना। और इस ब्रिज कोर्स को एनसीटीई की संशोधित गाइडलाइन में भी रखा जाएगा कि बीएड विद्यार्थी अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आते हैं तो उनको इसी सिलेबस के अनुसार ब्रिज कोर्स करना होगा। पहले वो ब्रिज कोर्स करेंगे, फिर उनको जो है मौलिक नियुक्तियां दी जाएंगी। बात समझ में आ रही है ना। तो बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए जो पापड़ बेले जा रहे हैं ना, प्रदर्शनों को तेज किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एकता के दम पे ही। जितने भी बीएड विद्यार्थी हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपकी केवल प्राथमिक की शिक्षक भर्तियाँ प्रभावित हो रही हैं, नहीं, इसकी वजह से आप सभी लोगों को माध्यमिक स्तर की भी शिक्षक भर्तियाँ फंस गई हैं। क्यों? क्योंकि जिसमें मान लीजिए किसी ने बीकॉम किया हुआ है और उसने बीएड किया हुआ है, ठीक है, किसी ने बीटेक किया हुआ है और उसने बीएड किया हुआ है, तो विषय कम्बिनेशन न मिल पाने के कारण, या जो नॉन बीएड वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, जो मतलब प्राविधिक से, टेक्निकल से, फाइनेंस से, बीएफए से कर लेते हैं कोर्स और वो टीजीटी कला के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन नई जो नीति बनी हुई है शिक्षा सेवा चयन आयोग की, उसमें इन विद्यार्थियों का कहीं भी स्थान बनता ही नहीं है, क्योंकि हर जगह बीएड को अनिवार्य किया गया है। तो इन तमाम टेक्निकल फॉल्टों को लेकर के आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि प्रक्रियाएं आपकी इसीलिए स्लो हो गई हैं। नई शिक्षा नीति का जो बना करके नियमावली भेजी गई थी, उसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया। अब ये भी एक बवाल है नया कि उसमें बीएड के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया था। अब राज्य सरकार इस कश्मकश में पड़ गई है कि अब किया जाए तो क्या किया जाए, कि पता लगे कि विधानसभा विधान परिषद से हमारा अधिनियम पारित हुआ है, विधेयक पारित हुआ है, और इस पर राज्यपाल महोदया सिग्नेचर कर दें, ये कानून बन जाएगा। और ये कानून लागू होने से पहले ही राज्य सरकार को उसमें पहला संशोधन करना पड़ेगा। ये भी एक विडंबना है, ये लागू नहीं हुआ, उसमें पहला संशोधन करना पड़ गया, है ना। तो वो संशोधित शिक्षक सेवा नियमावली 2023 हो जाएगी। राज्य सरकार इससे बचना चाहती है, इसीलिए उन्होंने एनसीटीई को और एमएचआरडी मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट को पत्र लिखा है कि हमें बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को कराने का अवसर प्रदान किया जाए। देखते हैं इस पर एनसीटीई का क्या जवाब होता है, लेकिन उम्मीदें हैं कि पहली शिक्षक भर्ती आप सभी लोगों को प्राथमिक में बीएड विद्यार्थियों को लेकर के ही होगी। जाहिर सी बात है सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है, इसमें डीएलएड वाले विद्यार्थी जाहिर सी बात है जरूर न कुछ कमेंट करेंगे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को आप सभी लोगों ने अगर बारीकी से पढ़ा होगा तो उसमें बीएड वालों के पक्ष को भी रखा गया है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने कहा है यदि आप इनको लेके आना था, ठीक है ना, तो आप इनको जो है कानून के मुताबिक लेकर के आते, ठीक। और जो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है वो दोनों विद्यार्थियों के लिए है, ऐसा नहीं कि केवल बीटीसी और बीएसटीसी विद्यार्थियों के लिए या डीएलएड विद्यार्थियों की फंडामेंटल की बात की गई है। अवसर की समानता हर किसी की होती है,
चाहे वो बीएड विद्यार्थी हो चाहे डीएलएड विद्यार्थी हो। सीधी सी बात है। अवसर की समानता हर किसी को मिलनी चाहिए, ये संविधान भी हमको देता है मौलिक अधिकार, ठीक है ना। तो वो मौलिक अधिकार किसी एक व्यक्ति विशेष को तो देगा नहीं। अगर भारत का संविधान है तो जाहिर सी बात है वो सभी नागरिकों को समान अवसर की समानता देता है और ये मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। इन्हीं तमाम तथ्यों को आधार बना करके, क्योंकि विश्लेषण में काफ़ी सारी नई चीज़ें सम्मुख आई हैं, सामने आई हैं, और इस पर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो महान्यायवादी तुषार मेहता जी हैं, उन्होंने केंद्र सरकार को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है, ठीक है ना, कि इस केस में कहाँ से हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा, एनसीटीई एमएचआरडी मिनिस्ट्री कैसे हार गई सर्वोच्च न्यायालय में, उनके तमाम उन कमजोरियों को, उन फैक्ट को जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फाइल बना करके सौंप दी गई है। अब इस पर पूरा विचार विमर्श करने के बाद कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से आप सभी लोगों के आरटीई एक्ट के संशोधन का जो मसौदा है, जो फैक्ट होता है, उसको जो पारित किया जाएगा, ठीक। और इसी को आधार बना करके एनसीटीई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करने का कार्य करेगा, ठीक है ना। भैया लोकसभा चुनाव सर पे हैं, तो जाहिर सी बात है इन तमाम तथ्यों को लेकर के अब आज भी हम सभी लोग आंदोलन तेज करने चल रहे हैं। लगातार नारेबाजी करने के कारण कहते नहीं कि गला बैठ गया। 2 घंटे तक लगातार जो है मतलब नारेबाजी हुई है, 2 घंटे तक। अब विद्यार्थियों की संख्या पता है 8 से 10 हज़ार थी। बड़ा प्रदर्शन का आयोजन करने का मन बनाया हम लोगों ने, और इसमें आप सभी लोगों की एकता का प्रदर्शन होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप पता लगे मैं ये नहीं कहता कि आप पता लगे कि 200, 400, 600, 800 किलोमीटर दूर बैठे हो, आप हमारे प्रदर्शन में आकर के हिस्सा लो। जी नहीं, आप घर पे रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो आसपास पड़ोस के ज़िले होते हैं ना, हम लोगों की कॉम्बिंग और हम लोगों की गोलबंदी इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है कि उन विद्यार्थियों को हम लोग एक मैसेज करते हैं, विद्यार्थी आ जाते हैं, ठीक है ना। जो आसपास के ज़िलों में मतलब जो 100 से 150 किलोमीटर के रेडियस में है, उनको बुलाया जाता है ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। और अगर संख्या बल रहती है तो जाहिर सी बात है अधिकारी भी तुरंत दौड़ करके आते हैं हम लोगों से मिलने के लिए। अधिकारी भी ज्ञापन लेते हैं, अधिकारी भी सांत्वना देते हैं, आश्वासन देते हैं कि ये केस बहुत बड़ा है, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, शासन प्रशासन को इससे जो है अवगत कराया जा रहा है। और जाहिर सी बात है एनसीटीई की जो गाइडलाइन है, जिसके लिए डीएलएड और विद्यार्थी लगातार लेटर वार किए हुए हैं कि जल्दी से जल्दी गाइडलाइन लाई जाए, जल्दी जल्दी गाइडलाइन। अरे गाइडलाइन लाना और उसको लागू करना, ये 2 अलग अलग पहलुआं हैं। आप उसको समझने की कोशिश करिए। गाइडलाइन ऐसा नहीं है कि केवल एक राज्य विशेष के लिए होगा, गाइडलाइन पूरे देश के लिए होगा। और जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि गाइडलाइन केंद्र सरकार का प्रेजेंटेशन देगा, ठीक है ना। एनसीटीई केंद्र सरकार की ही संस्था है और ये गाइडलाइन केंद्र सरकार का ही प्रेजेंटेशन देगा। और केंद्र सरकार इतना बड़ा रिस्क लेने का मन नहीं करेगी, कभी भी अपना मन नहीं बनाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के आश्वासन, एमएचआरडी मिनिस्ट्री के आश्वासन के दम पे हम आप सभी लोगों को इस बात का पूर्ण आश्वासन दे सकते हैं कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने हेतु जो कवायद चल रही है, जो संशोधन की प्रक्रिया चल रही है, जो मसौदा तैयार किया गया है ब्रिज कोर्स का, उसको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केवल एक विद्यार्थी के लिए, एक भर्ती के लिए ब्रिज कोर्स का सिलेबस तैयार करना और उसको लागू करना और बाद में उसको हटा लेना, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है, ठीक है ना। ये कहीं से भी जायज़ नहीं है कि पता लगे कि 1 या 2 भर्तियों के लिए या 5 भर्तियों के लिए हमने ब्रिज कोर्स का सिलेबस बनाया, उसमें ट्रेनिंग के लिए मान्यताएं दी, अध्यापक और अधिकारी उसके लिए नियुक्त किए, उनको वेतन दिया, धन का अपव्यय किया गया और बाद में उस कोर्स को समाप्त कर दिया गया। ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है, जो 2 वर्षीय बीएड है, नई शिक्षक सेवा नियमावली में, नई शिक्षा नीति में आप सभी लोगों को जो मान्यताएं दी जा रही हैं, उससे आप लोगों का पक्ष मजबूत बन रहा है। क्योंकि बीएड की ही डिग्री को 2026 से पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू किया जाना है, प्राथमिक से लेकर के प्री प्राइमरी से लेकर के आपके उच्च शिक्षा तक। मज़े की बात है कि हम लोगों ने जब ये तर्क रखा था
एनसीटी को जब हम लोगों ने कल पत्र दिया है, तो सबसे बड़ी चीज़ एक मज़े की बात सामने आई है। हम लोगों ने लिखा था उसमें, कुछ भाइयों ने हमारे पास फैक्ट भेजा था। जाहिर सी बात है आप लोग ऐसे ही फैक्ट का अन्वेषण करते रहा करें कि जो डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देते हैं डायटो में, है ना, जो अध्यापक डायटो में ट्रेनिंग देते हैं, उनकी योग्यताएं क्या होती हैं? पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, मतलब बीएड के स्टूडेंट इतने योग्य होते हैं कि वो प्रवक्ता बन करके डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को ही लर्न पेडागोजी सिखाते हैं, है ना, उनको बाल मनोविज्ञान की ट्रेनिंग देते हैं। और वही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनएलिजिबल हो गए। कितनी बड़ी विडंबना है। और ऐसा नहीं है, ये तर्क जो है महान्यायवादी जी ने भी अपनी रिपोर्ट में जो है उसको मेंशन किया है। मजे की बात है कि अध्यापक जिससे वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो उनको ट्रेंड बना रहा है, उसकी योग्यता क्या है? बीएड। और जो अभ्यर्थी उसमें, जो विद्यार्थी उसमें ट्रेंड होकर के जा रहे हैं, वो प्राथमिक के लिए योग्य है, लेकिन जो अन्य जो उनको ट्रेनिंग देने वाला शिक्षक है, उसकी योग्यता और स्टूडेंट की योग्यता अलग अलग हो गई है। ये कैसा विरोधाभास है? इन तमाम तर्कों को हम लोगों ने एनसीटी एमएचआरडी मिनिस्ट्री को भी दिया था, तो उन्होंने भी इसको पॉइंट नोट कर लिया, कहा अरे इस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया था, है ना। तो इसको जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने भी अपनी रिपोर्ट में इसको मेंशन किया है कि आखिर इनकी योग्यताएं क्या होती हैं। योग्यताएं तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड ही होता है ना, जिसको डायट प्रवक्ता के नाम से आप सभी लोग जानते हैं, है ना। तो भैया ऐसी परिस्थितियां जो है, मतलब कहने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। और 80,000 प्राथमिक शिक्षक भर्तियों की जो तैयारियां चल रही हैं, और गवर्नमेंट अपने नए ही विधेयक में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं करना चाहती, ठीक है ना। इसी कसमकस में अभी आप लोगों की शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधेयक रुका हुआ है। राज्यपाल महोदया के सामने फाइल रखी हुई है, लेकिन वो उस पर सिग्नेचर नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये संशोधन वाला कसमकस चल रहा है ना, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इस विधेयक पर सिग्नेचर हो। सिग्नेचर होने के पहले, जब बाद में वो विधेयक लागू होने के पहले ही संशोधित हो जाए, ठीक है ना। और योगी सरकार बीएड विद्यार्थियों को बाहर नहीं करना चाहती, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पे, वोट बैंक के नाम पे, ठीक है ना। क्योंकि भैया देखो, 80 में 80 का टारगेट रखना, और वो भी बिना बीएड वाले विद्यार्थियों के, दैया रे दैया, पॉसिबल नहीं है फिर, ठीक है ना। 2018 के बाद जब उनको सम्मिलित किया गया था 28 जून सन 2018 को, 2019 में मई में इलेक्शन हुआ था, आप लोगों को याद होगा, एमपीज़ का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में? जबकि अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी का गठबंधन था, है ना। और सीटें कितनी आई थी? 63, सहयोगियों के साथ 67। अब सोचिए 5 साल शासन करने के बाद भी 67 सीटें। तो जाहिर सी बात है बीएड की ताकत को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार भी समझती है, ठीक है ना। क्योंकि 16 लाख 17 लाख विद्यार्थी, मतलब 16,17,000 परिवार हैं वो, ठीक है ना। और एक परिवार में अगर औसतन 5 वोट माना जाए, तो जाहिर सी बात है कि कितने सारे वोट हो जाएंगे, और ये अच्छे खासी सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। इन तमाम नफ़ा नुकसानों को हम लोग भी कार्यकर्ता होने के नाते बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पास हम लोगों ने इस चीज़ को पहुंचाया है, और इस विडंबना का भी प्रदर्शन किया है कि इनको ट्रेनिंग देने वाले जो शिक्षक होते हैं, उनकी योग्यता पीजी बीएड होती है, ठीक है ना। और उनसे ट्रेंड हुआ स्टूडेंट प्राथमिक में एलिजिबल है, और वही गुरु की डिग्रियां प्राथमिक में इनवैलिड हैं। इन तमाम तथ्यों को आधार बना करके 80,000 जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्तियां आने वाली हैं उत्तर प्रदेश में, शासन ने इनको पत्र लिख दिया है एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि हमें स्पेशल अनुमति दी जाए ताकि हम इन विद्यार्थियों को सम्मिलित करके, जब तक एनसीटी की संशोधित गाइडलाइन या आरटीई एक्ट में संशोधन नहीं होता है, तब तक हम आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग हम लोगों का बन रहा है, और इसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही प्राथमिक की शिक्षक भर्तियां होनी है। और नियमावली जो बनाई गई है शिक्षक सेवा नियमावली की, उसको भी एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री को सौंपा गया है, मतलब प्रेषित किया गया है। अब इस पर विचार होगा, ये सारी चीज़ें, कि उसमें बीएड को स्पष्टतः मेंशन किया गया है, शामिल किया गया प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है ना। और कई स्टेजेस पे बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित होने का अवसर मिला है। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप लोगों को कम से कम
उत्तर प्रदेश में एनसीटीई की गाइडलाइन आने के पहले प्राप्त होगी। अब डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों की विडंबनाएं क्या है वो भी मैं बता दूं। डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी लगातार प्रयास ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एनसीटीई की गाइडलाइन आ जाए और समस्त भारतवर्ष से बीएड वाले विद्यार्थी प्राथमिक से बाहर हो जाएं। चलिए, अच्छी बात है, आप केस जीते हैं और आप प्रयास भी कर रहे हैं, आप में एकजुटता दिख रही है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी खामियां बीएड विद्यार्थियों की क्या है कि वो अपने आप को सीनियर समझते हैं कि अरे हम तो सीनियर हैं, हम कैसे प्रदर्शन में जाएं, अरे हम तो सीनियर हैं, हम कैसे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। ये सारी चीज़ें हैं, जो होगा सबके लिए होगा, हमारे अकेले के लिए थोड़ी ना होगा। ऐसी जो मानसिकता है वो जो है आप सभी लोगों के लिए घातक हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि उत्साह और अति उत्साह इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है तो दोनों एक ही जैसा शब्द, लेकिन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए कह रहा हूँ, एकजुटता का प्रदर्शन करिए, वीडियो को दबा करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं चैनल को और अधिक से अधिक लोगों में शेयर जरूर किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन की जो प्रक्रिया है वो सितंबर में स्टार्ट हो जाएगी। 25 तारीख तक जो बायोमेट्रिक कराने वाली संस्था होगी उसका चयन कर लिया जाएगा, ठीक है, और बाकी संस्थाओं का चयन हो ही चुका है। और आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयु वर्ग की छूट आप सभी लोगों को कम से कम अनरिजर्व कैटेगरी को 3 वर्ष और रिजर्व कैटेगरियों को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलेगी, ये कन्फर्म हो चुका है, ठीक है ना। और इसमें लगभग शासन ने जो प्रस्ताव बना करके शासन को प्रेषित किया गया था यूपीपीएससी के माध्यम से भी, ठीक है ना, और उसमें एक भर्ती आती है आप लोगों की जिसको आप लोग पीसीएस के नाम से जानते हैं। यूपीपीएससी के एज रिलैक्सेशन का पेज कहाँ फंसा हुआ है ये आप जान लीजिए, सिर्फ और सिर्फ पीसीएस को लेकर के, क्योंकि पीसीएस में विद्यार्थियों को 2 अतिरिक्त अवसर की मांग है, ठीक है ना। और ये मांग सिर्फ विद्यार्थी नहीं कर रहे हैं, ये मांग लोक सेवा आयोग भी कर रहा है कि आप इनको दे दीजिए। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन के लिए जो पायदान देखने के लिए मिल रहा है, जाहिर सी बात है धड़ल्ले से विद्यार्थी उस पर आगे बढ़ेंगे सरपट तरीके से। और हम लोगों ने भी लगातार जो मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए हैं, लगातार जो प्रयास किए हैं, मंत्रियों को ज्ञापन दिया, विधायकों को ज्ञापन दिया है एज रिलैक्सेशन के लिए, उस पर कुछ न कुछ इम्पैक्ट जरूर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि शासन को अगर नहीं एज रिलैक्सेशन देना होता वो स्पष्ट मना कर देते हैं कि नहीं, कोई किसी भी विद्यार्थी को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। लेकिन एज रिलैक्सेशन की फाइल अभी तक मुख्यमंत्री महोदय के पास है और उन्होंने न तो यस किया है न तो नो किया है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जब भर्ती की प्रक्रियाएं स्टार्ट होंगी, ठीक है ना, तो आप लोगों को एज रिलैक्सेशन अवश्य मिलेगा। रही बात एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की, तो कल ये एक सुखद चीज़ ये थी कि क्लोजर रिपोर्ट प्रेषित की गई कि हाँ